आप में से बहुत लोगों को कोका कोला पीना पसंद है। कोका कोला हो सकता है, बहुत लोगों को कैंपा कोला पसंद है। उसके बाद बहुत लोगों को पेप्सी, थम्स अप ये सब पीना पीना पसंद है। तो इस वीडियो में हम लोग आज जो डिस्कशन करेंगे कि देखिए रिलायंस ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, इस सॉफ्ट ड्रिंक्स का जो मार्केट है, इसमें ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से उन्होंने जो कैंपा कोला ब्रांड को रिवाइव किया और उसके बाद उन्होंने डायरेक्टली पंगा ले लिया कोका कोला से। और याद रखिएगा, कोका कोला एक एमएनसी कंपनी है, यूएस का कंपनी है, और यूएस में कोका कोला का जो सेल्स है ना एकदम बहुत टॉप पे है। इंडिया में तो देखिए बहुत सारा ब्रांड्स है, अभी तो रिलायंस भी आ चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग जो आज डिस्कशन करेंगे कि थोड़ा बहुत हिस्ट्री देखेंगे कि ये बना कैसे था, वो देखेंगे। उसके बाद 1949 से इमरजेंसी तक देखेंगे, इमरजेंसी पीरियड में क्या हुआ था, हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि 1991 में क्या हुआ था, हम वो सब चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। एंड देन 2019 में क्या हुआ था, हम वो भी डिस्कस करेंगे। एंड देन कम टू 2021, 22, 23 यहाँ पे क्या हुआ था, हम ये सब के ऊपर चर्चा करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कौथान बार्ता। आज हम लोग ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स का जो वार चल रहा है, तो इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इसका थोड़ा हिस्ट्री, बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे। एक्चुअली ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक को बोला जाता है सोडा वाटर। जनरली ब्रिवरेजेस जो है दो टाइप का ही होता है, एक होता है अल्कोहलिक ब्रिवरेजेस, एक होता है नॉन अल्कोहलिक ब्रिवरेजेस। नॉन अल्कोहलिक ब्रिवरेजेस में आपको पता होगा वाटर आता है, जैसे ये सब नेस्ले कंपनी का होता है। आप चाइना में जाएंगे तो वाटर का एक पूरा बिजनेस है, तो वाटर का बिजनेस है। और एक होता है ये जो सोडा वाटर, ठीक है। सोडा वाटर क्या है? सोडा वाटर इट इज नथिंग लाइक नथिंग बट अ कार्बोनेटेड वाटर। सो अब कार्बोनेटेड वाटर क्या है कि देखिए आप केमिस्ट्री में देखेंगे कि H2O को प्रेशराइज H2O के में अंदर क्या आप प्रेशराइज कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे इंजेक्ट करेंगे, आर्टिफिशियली भी हो सकता है, हाँ बहुत जगह पे नेचुरली पाया जाता है। जब आप आर्टिफिशियली इंजेक्ट कर रहे हैं या नेचुरली, तो वो एक कंपोनेंट बताते हैं जिसको बोला जाता है H2CO3। अब H2CO3 क्या है? यही है एक्चुअली कार्बोनेटेड वाटर। तो कार्बोनेटेड वाटर या सोडा वाटर आपको समझ में आ गया। अब कोका कोला, कैंपा कोला कैसे बनता है? देखिए कोका कोला और कैंपा कोला बनता है, जस्ट वहां पे क्या होता है, सिरप ऐड किया जाता है। आप देखिएगा कैंपा कोला में या कोका कोला में देखिएगा उनका बहुत सारा वेरिएंट रहता है। फॉर एग्जांपल वो लेमन का वेरिएंट रहता है, तो उसमें क्या होता है, सिरप में वो जो लेमन का फ्लेवर ऐड किया जाता है, ठीक है। बहुत जगह पे देखिएगा कि मैंगो का फ्लेवर रहता है, तो मैंगो का फ्लेवर का मतलब यही है, वहां पे जैसे मैंने आपको पहले बोला कार्बोनेटेड वाटर, सिरप प्लस लेमन का जो फ्लेवर है या सिरप है उसको ऐड किया जाता है। याद रखिएगा ऐसे ही होता है। अच्छा, इसका पीएच लेवल क्या है, कितना होता है? इसका जो पीएच लेवल है इट इज 5 to 6 होता है, मतलब थोड़ा एसिडिक होता है। और ये हेल्थ के लिए उतना खराब है क्या? नहीं, उतना खराब नहीं है। जनरली आप जब ये जो नेचुरली मिलता है ना कार्बोनेटेड वाटर, फॉर एग्जांपल स्प्रिंग से जो मिलता है, जिसको बहुत जगह पे मिनरल्स वाटर भी बोला जाता है। अच्छा, मिनरल्स वाटर ये वाला वाटर नहीं है जो हमारा घर के बगल में बिकता है, वो वाला वाटर नहीं है। आप जब ये पहाड़ में जाएंगे ना, तो वहां से जो पानी निकलता है वो देखिएगा बहुत जगह पे डायरेक्टली उसको पिया जाता है, तो उस पानी में थोड़ा बहुत कार्बोनेटेड वाटर रहता है। और आप देखिएगा कोका कोला या कैंपा कोला जब आप उसको ओपन कर रहे हैं ना, ओपन करने के बाद क्या होता है, एक बबल क्रिएट होता है। वो बबल इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसको आर्टिफिशियली प्रेशराइज करके उसके अंदर इंजेक्ट किया गया था, तो उसके वजह से वो बबल क्रिएट होता है, ठीक है। इसके बाद इसको इन्वेंट किया कौन किया था? इसको इन्वेंट किया था जोसेफ प्रिस्ली ने, और जिसकी वजह से उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में कैपले मेडल भी मिला था। उसके बाद वो जो प्रोसेस है उसको बहुत ही रिफाइंड किया था जॉन नाथ ने, एंड उसके बाद वो जो प्रोसेस को और भी रिफाइंड किया था जॉन जेकब सर्पी ने। बट एनीवेज ये जो सोडा वाटर का जो इन्वेंशन है, इसका जो क्रेडिट है इन्हें जोसेफ प्रिस्ली को ही दिया जाता है। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, ये तो आपका हिस्ट्री तो पूरा क्लियर हो चुका है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि 1949 में क्या हो गया, तो आपको पता चल गया कि एग्जैक्ट हिस्ट्री क्या है। और उसी तरफ से कोका कोला भी वैसे ही बना है। अब 1949 के ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसके बाद इमरजेंसी, एंड इमरजेंसी के बाद 1991 जो एलपीजी रिफॉर्म, वहां पे क्या हुआ था, हम वो भी डिस्कस करेंगे। एंड देन हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो रिसेंटली कुछ इवेंट्स है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट फॉरवर्ड टू 1949 में क्या हुआ कि कोका कोला इंडिया में एंट्री ले ली, ठीक है। और उस टाइम पे सिर्फ कोका कोला को ही एंट्री मिला था, लेकिन हम सभी को एक पता था कि देखिए ईस्ट इंडियन कंपनी, तब इंडिया को आजादी मिल चुका था 1947 में। तो इंडिया को आजादी मिला था कहां से? वो ईस्ट इंडियन कंपनी, तो ईस्ट इंडियन कंपनी से मिला था ना। और बार बार हमें वो फीलिंग आता था कि एमएनसी कंपनी कुछ ना कुछ हमारे साथ गलत करेगा, तो ये मेंटालिटी उस टाइम पे था, ठीक है। और उसी मेंटालिटी ने क्या किया है, सिर्फ तो कोका कोला आया, लेकिन जब 1959 में पेप्सी को आने की कोशिश किया इंडिया में, तो उनको मतलब मना कर दिया, उनको बैन लगा दिया। अच्छा, उस टाइम पे कोका कोला था, लेकिन क्या हुआ, अब फास्ट फॉरवर्ड टू 1973 में क्या हुआ, उस टाइम पे ये बांग्लादेश वॉर, मतलब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी बोला जाता है, तो उस टाइम पे वो हुआ था। लेकिन उस टाइम पे हमने एक लॉ पास किया था जिसका नाम था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। एंड अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट, मान लीजिए कोई भी एमएनसी कंपनीज है ना, उस एमएनसी कंपनीज को अपना जो स्टेक है वो 100% से घटा के 40% तक करना पड़ेगा। एंड एट द सेम टाइम ये फर्स्ट और होगा कि आपका जो ट्रेड सीक्रेट्स है वो भी शेयर करना पड़ेगा। ये 1973 का जो फॉरेन एक्सचेंज एक्ट है, इसके अंदर ये बोला गया था। और उस टाइम पे आपको पता होगा 1975 में हमारा इमरजेंसी लग गया था, और इमरजेंसी के 2 साल बाद 1977 में जब इलेक्शन हुआ, उस टाइम पे इंदिरा गांधी हार चुकी थी, ठीक है। और जब मोरारजी देसाई आया, मोरारजी देसाई ने क्या किया कि ये जो प्रोसेस है इसको एक्सपेडिट कर दिया। तो एक्सपेडिट की वजह से क्या हुआ, और कोका कोला उस टाइम पे इंडिया से एग्जिट लेना उन्होंने बेटा समझा। क्यों? क्योंकि देखिए उन्होंने
एक चीज हुआ था उस टाइम पे, जैसे मैंने बोला ना कि ओनरशिप आपको 60% करना, मतलब 40% करना पड़ेगा, 60% रिड्यूस करके, वो लोग रेडी था। लेकिन वो लोग कभी भी ट्रेड सीक्रेट्स जो है वो आपके साथ शेयर करने में वो कभी राजी नहीं था। तो जब कोका कोला 1977 में इंडिया का जो मार्केट है उससे एग्जिट हो गया, तो तब आपका ये जो कैंपा कोला, 77, थ्रिल एंड थम्स अप ये आ गया। तो एक एक करके देख लेते हैं। एकदम छोटा सा पहले देख लेते हैं, ये थ्रिल वाला। थ्रिल आपको पता होगा, ये शेयर माई थ्रिल, आपको उस टाइम पे किसी ने ये चीज किया होगा तो उनको पता होगा। ये रति अग्निहोत्री का एक फेमस एड आया था उस टाइम पे, लेकिन ये थ्रिल ड्रिंक चला नहीं। ये चला क्यों नहीं? क्योंकि ये विजय मल्ल्या का कंपनी था, और विजय मल्ल्या आपको पता होगा मतलब बिजनेस कम और चीजों में ज्यादा ध्यान रहता था उनका, तो इसकी वजह से उनका ये जो थ्रिल ड्रिंक्स ये चला नहीं। 77 भी नहीं चला। 77 नहीं चलने का मतलब रीजन ये है कि उस टाइम पे 77 में जब मोरारजी देसाई का गवर्नमेंट आया ना, तो उनका जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर था जॉर्ज फर्नांडिस, तो उन्होंने ये 77 इंट्रोड्यूस किया। 77 इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया कि 77 का मतलब होता है मतलब 77, उसमें फर्स्ट टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट से वो जनता दल पार्टी उस टाइम पे था, और जो अभी बीजेपी है उस टाइम पे फर्स्ट आया था। ये देख लीजिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोरारजी देसाई का गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ये भी नहीं चला, क्योंकि ये आपको पता होगा ब्यूरोक्रेसी में क्या सिचुएशन है, तो इसकी वजह से ये भी नहीं चला। तो थ्रिल हो गया, 77 होगा। उसके बाद ये थम्स अप किसने लॉन्च किया? थम्स अप लॉन्च किया पार्ले ग्रुप ने। क्यों लॉन्च किया था? क्योंकि सबको पता है ये जो थ्रिल और ये जो 77 ये नहीं चलने वाला, ये सबको पता था, उस टाइम पे भी पता था कि नहीं चलने वाला। लेकिन कोका कोला ने क्या किया था, जो वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया था, मतलब वो होता है ना कि ये पेप्सी कोका कोला ये आपका आदत से हो जाता है, मतलब सबको पता है कि ये जो पेप्सी खाएंगे या मान लीजिए थम्स अप पी रहे हैं आप, तो इससे क्या होता है, आपका तबियत खराब होता है, लेकिन लोग खाते हैं ना, तो और मतलब वो एक हैबिट के पार्ट बन चुका था। तो इसकी वजह से ये जो पार्ले ग्रुप है, याद रखिएगा पार्ले ग्रुप, ये चौहान ब्रदर्स ओन पार्ट ऑफ पार्ले ग्रुप्स, ये उन्होंने ये लॉन्च किया था थम्स अप, और एक लॉन्च किया था कैंपा कोला। कैंपा कोला लॉन्च किया था प्योर ड्रिंक्स ग्रुप, उन्होंने ये चीज लॉन्च किया था। अच्छा, कैंपा कोला के बारे में मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, या प्योर ड्रिंक्स क्या करता था? प्योर ड्रिंक्स 1949 में जब कोका कोला आया था, उसके बाद कोका कोला का मान लीजिए बॉटलिंग, उसके बाद उसका जो सेल्स है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मार्केटिंग, उसका एडवर्टाइजमेंट, सब कुछ यही देखता था। लेकिन जब कोका कोला अचानक से एग्जिट हो गया, तो मान लीजिए उनका जो बॉटलिंग प्लांट है वो पूरा बैठ गया, उनका जितना भी मान लीजिए कर्मचारी था वो लोग बैठ गया। तो इसके वजह से ये जो प्योर ड्रिंक्स ग्रुप्स है, तो उनको एक्चुअली फोर्स किया गया कि आप अपना जो एग्जिस्टिंग मान लीजिए कुछ इन्वेंट्री आपने क्रिएट किया है ना, तो उस इन्वेंट्री का यूज करने के लिए आप एक सॉफ्ट ड्रिंक्स लॉन्च कर दीजिए। तो उसी टाइम पे ये कैंपा कोला भी लॉन्च हो गया था। तो लेट्स समराइज इट। तो पहले ये जो थ्रिल ड्रिंक ये कैंसिल हो गया, 77 कैंसिल क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ ब्यूरोक्रेसी। कैंपा कोला इसके ऊपर हमारा टॉपिक है। कैंपा कोला लॉन्च किसने किया था? प्योर ड्रिंक्स ग्रुप ने, और थम्स अप पार्ले ग्रुप ने, उन्होंने लॉन्च किया था। अब आ जाते हैं 1949। देखिए 1989 में क्या हुआ? ये जो पेप्सिको है ना, पेप्सिको ने क्या किया कि उनका मतलब वो इंडिया में आ चुका था, और 1991 में क्या हुआ कि आपका ये जो कोका कोला आ गया था। कोका कोला कैसे आ गया था? क्योंकि हमने एलपीजी रिफॉर्म कर दिया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। वो रिफॉर्म करने के बाद आपका ये कोका कोला अगेन इंडिया में आ गया, और इस बार आपको ट्रेड सीक्रेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, ना शेयर करना पड़ेगा, ना आपका जो मान लीजिए ओनरशिप है उसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। ये देख लीजिए यहाँ पे ये जो रीलॉन्च बोल के है ना थम्स अप को, और जब कोका कोला इंडिया में आया था तो उन्होंने पेप्सी को टक्कर देने के लिए जो थम्स अप है, ये थम्स अप को खरीद लिया था। और उस टाइम पे आई थिंक ये जो पार्ले ग्रुप है ना, पार्ले ग्रुप को 60 मिलियन, यस ये देखिए 60 मिलियन में पूरा उन्होंने खरीद लिया, मतलब नॉट ओनली थम्स अप, ये जो लिम्का बोल के भी है उसका, और उस टाइम पे 60 मिलियन मतलब बहुत पैसा होता है, तो उन्होंने वो खरीद लिया था। तो इसी तरह आप देखिएगा कोका कोला ने क्या किया है, कोशिश मतलब जो इंडिया का जो मार्केट होने वाला था, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स था, उसको एक बड़ी टक्कर देने की कोशिश किया था। तो आप देख लीजिए 1991 के बाद तीनों कंपनी में रह रहा है। एक है पेप्सिको, एक है मतलब कोका कोला थम्स अप को एक्वायर कर लिया, और एक है कैंपा कोला। अब कैंपा कोला के साथ क्या प्रॉब्लम है? देखिए कैंपा कोला के साथ प्रॉब्लम यही है कि ये एक फैमिली बिजनेस है, और आपको पता होगा ये जो इंडिया में फैमिली बिजनेस में ना एक प्रॉब्लम होता है कि मतलब बाप का कंपनी है तो बेटा ही जाएगा, बेटा है तो उसका बेटा ही जाएगा, मतलब ऐसे ही चलता है नौटंकी, ठीक है। और इससे क्या होता है, और उस टाइम पे एक्चुअली ऐसे ही सब चलता है, लेकिन आप जब प्रोफेशनलिज्म में आ रहे हैं, या मान लीजिए पूरा इंडिया का मार्केट कैटर कर रहे हैं ना, तब ये सब आप नहीं कर सकते। मान लीजिए आप एक छोटा मतलब एरिया को सर्व कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपका जो बेटा है वो चल जाएगा, ठीक है, वो जितना भी इनकम्पिटेंट है वो चल जाएगा। लेकिन आप जब इंडिया का मार्केट इतना बड़ा मार्केट है, उसके बाद आपका जो अगेंस्ट पे कौन कौन है, एमएनसी है जिनके पास बहुत पैसा है, तो उसमें आप कम्पीट करना चाहेंगे ना, तो आप उस टाइम पे नहीं बोल सकते कि मेरा बेटा ही जाएगा। तो ये कैंपा कोला के साथ भी वही हुआ, उनका जो फैमिली प्रॉब्लम्स है ना इतना बढ़ गया था, 1990s में से उनका जो मतलब डाउन होना वो स्टार्ट हो गया था, ठीक है। 2000 ये देखिए ये एक स्टेटमेंट है, 2001 में बॉटलिंग प्लांट वो दिल्ली में था, 2019 में वो हरियाणा में कुछ था, और 2009 में वो हरियाणा कुछ था, और 2022 में आप सबको पता हो है कि ये जो कैंपा कोला रिलायंस ने एक्वायर कर लिया है, और एक्वायर कितना रुपए में कर लिया? ये है मात्र 22 करोड़ रुपीस में इनको खरीद लिया है।
नाउ रिलायंस ने कैंपा कोला में क्यों इन्वेस्ट किया? देखिए, रिलायंस ने कैंपा कोला में इन्वेस्ट किया है क्योंकि ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है ना, स्पेशली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कौन सा है, ये जो जितना फ्रूट जूस आता है ना, देखिएगा डाबर का रियल जूस आता है, तो वो सब जो चीजें है ना उनको बोला जाता है नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। तो कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स है वो एनुअली ग्रो करेगा 5 to 6%। ये फॉर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में शुगर का परसेंटेज बहुत ज्यादा है और आपको पता है कि ये जो हेल्थ कंसर्न्स लोगों के अंदर आ चुका है, तो इसके वजह से इनका जो ग्रोथ है ना वो बहुत कम है। बट आप देखेंगे ना, ये जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में वहां पे जो ग्रोथ है ना वो बहुत ही अच्छा है। नाउ आप यहाँ से थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज ये जो स्टैटिस्टिक्स है कैंपा कोला की मतलब एनालिसिस में उतना काम नहीं आएगा। हाँ, एक चीज आ सकता है कि ये जो बोला जाता है कि एवरेज वॉल्यूम पर पर्सन सॉफ्ट ड्रिंक सेगमेंट एक्सपेक्टेड टू अमाउंट 4.5 लाख, मतलब ये बोलना यही चाहता है कि मतलब पर पर्सन 5 लीटर ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पी सकता है। ये बोला है एनालिसिस है, बट आई एम नॉट श्योर। अच्छा, ये पूरा ईयर में है, मतलब ऐसा नहीं कि 5 लीटर एक साथ ही वो पिया जाएगा पूरा 12 महीने में। ठीक है, ये एक बेसिक एनालिसिस मतलब एक जनरल स्टैटिस्टिक्स है। यहाँ पे बहुत सारा स्टैटिस्टिक्स डेटा भी है, आप इसको रेफर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बट हम लोग आ जाएंगे ये जो कोका कोला और मतलब कैंपा कोला में इन्वेस्टमेंट का और एक क्या रीजन है। जो मेन रीजन है ना कोका कोला और कैंपा कोला में, वो है ये देखिए, ये थोड़ा नीचे होगा आई थिंक, हाँ ये वाला देखिए, ये देखिए ग्रॉस मार्जिन। स्पेशली इवन आप पेप्सिको में भी जाने चाहिए, पेप्सिको में मैं यहाँ ये करके रखा था, ये 53%। तो आप सोच लीजिए, मतलब आप एक कुछ चीजें प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, उसका ग्रॉस मार्जिन मोर देन 50% है, तो उतना ग्रॉस मार्जिन होगा ना तो कोई भी कंपनी आ जाएगा यहाँ पे। कोका कोला और पेप्सी इतना दिनों तक डोमिनेट कर रहा था, अभी ये रिलायंस आ गया है थ्रू कैंपा कोला। अच्छा, ग्रॉस मार्जिन क्या होता है इसका मैं एकदम सिंपल तरीके से मीनिंग बोल रहा हूँ, टेक्निकल आपको मतलब यहाँ पे बोलना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रॉस मार्जिन का मतलब यही है कि मान लीजिए आप कुछ बना रहे हैं, राइट, उसका ग्रॉस मार्जिन मतलब यही है। इन केस ऑफ कैंपा कोला में क्या होता है, आपका पानी लगता है सबसे ज्यादा, और पानी क्या है, पानी का कॉस्ट कितना है इन इंडिया, पानी का कॉस्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। वो शुगर भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, आप जितना चाहिए उसको ऐड कर दीजिए। उसके बाद जो इंग्रेडिएंट होता है उसमें रहता है सिरप बनाने का जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लिकेटेड है और वो ही ट्रेड सीक्रेट सबका रहता है। तो अल्टीमेटली जो कॉस्ट आता है ना, जैसे मान लीजिए 200 ml या 400 ml का जो कॉस्ट है कैंपा कोला है या कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, तो उनका प्राइस मान लीजिए 40 रुपये में कोट कर रहा है, लेकिन उसको बनाने में शायद आई थिंक 10 रुपया, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, 10 रुपए से ज्यादा नहीं जाता है। और 10 रुपए भी मैं बहुत ज्यादा बोल दिया, क्योंकि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में सबसे ज्यादा जो कॉस्ट आता है ना वो कॉस्ट आता है एडवर्टाइजमेंट का। तो एडवर्टाइजमेंट में भी पकड़ लीजिए 10 रुपए जाएगा, तो ये जो बनाने का कॉस्ट मैक्सिमम 5 रुपए हो सकता है, और 5 रुपए आपका बोल लीजिए ये आएगा आपका, मान लीजिए वो जो रॉ मटेरियल्स परचेस करना, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, मार्केटिंग, ये सब में जाता है। तो मेन जो इनका खर्चा है वो है एडवर्टाइजमेंट, और जिसके वजह उसके बावजूद भी इनका ग्रॉस मार्जिन देख लीजिए। एक्चुअली रिलायंस को बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, क्योंकि इतना बड़ा ग्रॉस मार्जिन होगा और वहाँ पे सिर्फ ओनली 2 प्लेयर्स ही है, कोका कोला और पेप्सी, और कोई है नहीं, तो वो मतलब जस्टिफाई भी नहीं था। ठीक है, और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगा, ये आई थिंक कल मतलब एक चीज मैंने पहले मिस कर दिया था कि रिलायंस ने सिर्फ कैंपा कोला को एक्वायर नहीं किया, रिलायंस ने एक गुजरात का मान लीजिए लोकल ब्रांड है, उनको भी एक्वायर किया था, उनका नाम है सोशियो। ठीक है, तो इनको भी एक्वायर कर लिया। इसके बाद आई थिंक ये जनरली आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, बहुत जगह पे मैं देख रहा था कि सर कोई बोल रहा है कि जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री में जियो ने एक रिवोल्यूशन लाने की कोशिश किया है और जिसकी वजह से ऑलमोस्ट जो जितना भी प्लेयर था कंपटीशन में उनको हरा दिया, क्या सेम चीज सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट में ये कर सकता है? मुझे लगता नहीं है, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक्स में कोका कोला और पेप्सिको के पास बहुत पैसा है, रिलायंस के पास भी बहुत ही पैसा है, अदरवाइज मतलब कोई एमएनसी से टक्कर नहीं लेगा। लेकिन ये पेप्सिको और कोका कोला को मार्केट से हटाना वो बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, ये हो सकता है कि ये जो कैंपा कोला की वजह से इंट्रोडक्शन होने की वजह से क्या होगा कि पेप्सी और कोका कोला का जो कॉस्ट है ना वो बहुत गिर जाएगा। इसके बाद ये इट इज नॉट एक्जैक्टली रिलेटेड टू कैंपा कोला, बट मैं इसको बोलना चाहूंगा। देखिएगा, शेयर मार्केट में ना ये वरुण बेवरेज बोल के एक स्टॉक ट्रेड होता है, और वरुण बेवरेज का जब मैं देख रहा था, आई थिंक ये 5 साल का मैं देख रहा था, 2018 से 2023 तक इन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। ठीक है, ऑलमोस्ट 8 टाइम्स, 7 या 8 टाइम्स आप जो भी पकड़ लीजिए। तो इनका जो मार्जिन में ना थोड़ा प्रेशर आ सकता है। ठीक है, आप यहाँ पे जाके देखिएगा, ये आई थिंक क्वार्टर, सॉरी ये प्रॉफिट, ये जो ऑपरेटिंग मार्जिन है ना, ये थोड़ा बहुत प्रेशर आ सकता है। तो मान लीजिए आप में से बहुत सारे लोगों का ये वरुण बेवरेज में इन्वेस्टमेंट है, तो थोड़ा ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि कल ही जाके वो पैसा निकाल लीजिए, ऐसा नहीं है, पर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मार्जिन में थोड़ा प्रेशर आ सकता है। विद दिस नोट, let's wrap up this video for today. Thank you guys for watching my video. Have a nice day, and let's catch up in next video.